हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। इससे पहले हमने क्लास 8 का पहला लेक्चर ले चुका था एनसीईआरटी का। ये हमारा दूसरा लेक्चर है आप सभी के सामने। आइए हम जानते हैं दूसरा लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। इससे पहले अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए। आइए जानते हैं कि क्योंकि इससे पहले पढ़े थे कि हम सभी जो जीव जंतु है इनको भोजन जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ पौधे एवं जंतुओं से। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं, यानी हमारे देश की जो आबादी है इन आबादियों को हम किस प्रकार से भोजन उपलब्ध करा सकते हैं, तो इनको जानते हैं। आइए यहाँ पे जानते हैं कि भोजन बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक। अगर हम भोजन को बड़े पैमाने पर नहीं उगाएंगे तो हमारे सामने कठिनाई आ सकती है। तो इसीलिए किसानों को या जो भी खेतिहर है, खेती करने वाले हैं, वो चाहे किसी भी देश का हो, उनको बड़े पैमाने पर भोजन उगाना चाहिए ताकि हम सभी का आवश्यकता क्या होगा, जरूरत क्या होगा, पूरा होगा। अगर कमी होगी तो फिर हम लोग भूखे रह सकते हैं। एक विशाल जनसंख्या, विशाल मतलब होता है बड़ा, विशाल मतलब होता है बड़ा, संख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। यानी सही ढंग से उत्पादन करना और उसका सही ठिकाना लगना और सही बांटना, सही तरीके से बांटने की आवश्यकता है। अगर ये तीनों काम हो रहा है तो फिर हमें भोजन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमने फसल को नियमित उत्पादन नहीं किया, कभी कम कर दिया, कभी बेच कर दिया, या उसे सही ढंग से प्रबंध ना किया और सही ढंग से वितरण नहीं किया, तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कृषि पद्धति। अब ये कृषि पद्धति को समझते हैं। इस बॉक्स के अंदर लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमान्तु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे, यानी जाया करते थे। लोग घूमते थे। अगर हम 10,000 ईसा पूर्व की बात करें तो जो मनुष्य थे ये घुमंतु थे, यानी ग्रुप में घूमते थे भोजन और तथा आवास की तलाश में कि भोजन कैसे प्राप्त करें, क्या खाएं और हमारा घर कहाँ हो, इनकी तलाश में क्या करते थे, घूमते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे, फल को खाते थे, सब्जियों को खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। यानी सब्जी भी खाते थे, फल खाते थे, इसके साथ साथ जो भी जंगल में जानवर प्राप्त मिलता था उनको शिकार करते थे, मारते थे, फिर उनको मार करके उन्हें भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। उनका जो खाल होता था उन खालों से वो अपने ओढ़ने के लिए कपड़े इकट्ठे करते थे। क्या कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों का उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि प्रारंभ हुआ। तो जब ये घूमता था तो एक कालांतर में खेती कर क्या उगाया, चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य खाने की फसलें को उत्पादित कर सके। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि किस कृषि का क्या हो गया, आयोजन हो गया, यानी प्रारंभ हो गया। आगे चलते हैं। आगे लाइन क्या है इनको देखते हैं कि जब एक ही किस्म के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है फसल का डिफिनेशन, यानी फसल किसे कहेंगे। तो एक ही किस्म के पौधे को अगर लंबे पैमाने पर उगा रहे हैं, बड़े पैमाने पर, उसे ही क्या बोलेंगे, फसल बोलेंगे। अगर हम धान को रोप रहे हैं तो बड़े पैमाने पर रोपना होगा। अगर बड़े पैमाने पर रोपेंगे तो धान का फसल कहलाएगा। अगर हम गेहूं का फसल को लगाते हैं तो इस गेहूं को अगर बड़े पैमाने पर लगाते हैं तो गेहूं का फसल होगा। थोड़ा बहुत लगाने से फसल नहीं होगा,
फसल का मतलब है एक ही किस्म के बीज को बड़े पैमाने पर लगाना ही क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। उदाहरण के लिए गेहूं हो गया। अब ये गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। यानी गेहूं के फसल से अर्थ है कि जो खेत में हम फसल को उगाए तो उसमें जितना भी पौधा होगा वो सभी किसका होगा? गेहूं का होगा। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जी एवं फल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी जिस जिन मौसमों में हम फसल को पैदा करते हैं उनके आधार पर हम फसलों को बांट सकते हैं, यानी वर्गीकृत कर सकते हैं। भारत की एक विशाल देश है, भारत एक विशाल देश है, यानी बड़ा कंट्री है। यहाँ ताप, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी एवं वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध विविध प्रकार की अलग अलग तरीके की, अब ये देश है इसमें 28 राज्य में भारत है, तो अलग अलग जगहों का तापमान क्या होगा? अलग अलग होगा। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग खेती की जाएगी। सब जगह एक ही प्रकार की खेती नहीं की जा सकती है, क्योंकि सब जगह का ह्यूमिडिटी एवं तापमान भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। कि फसलें उगाई जाती है, इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार हैं, यानी बहुत सारे विविधताओं के बावजूद भी हम फसलों को कितने भागों में बांटे हैं? दो भागों में। हम इनको पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले खरीफ फसल है। अब ये खरीफ फसल वो फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यानी बारिश के महीनों में। अगर बात करें तो अभी समझ लीजिए कि आने वाले हैं लगभग बारिश का महीना, यानी अभी धान की खेती होगी। वो फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः कब से? जून से सितंबर तक होती है, यानी जून से शुरू होकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 4 महीने चलता है। ये 4 महीने तक वर्षा होती है। अब इन बारिश के महीनों में जो खेती की जाती है इनको बोलते हैं खरीफ फसल। इनका एग्जाम्पल है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? खरीफ फसल के एग्जाम्पल। इसके अलावा और कई सारे फसल हैं जिनको वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। आप याद कर सकते हैं कि जो जून में बोया जाए तो ऐसे फसल को हम लोग क्या बोलेंगे? खरीफ फसल बोलेंगे। अगला है रबी फसल। रबी यानी जितने भी दलहनी फसल होते हैं ना, ये सारे कौन से फसल होते हैं? रबी फसल होते हैं। शीत ऋतु अक्टूबर से लेकर के मार्च में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती है। यानी वर्षा फसल जो कब उगाई जाती है? अक्टूबर से लेकर के मार्च तक उगाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? रबी फसल बोलते हैं। जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण है। आप ये भी बोल सकते हैं कि चना के साथ साथ जितने भी दलहनी फसल है, यानी जितने भी दलहनी फसल है, ये सारे भी किसके अंदर आएंगे? रबी फसल के अंदर आएंगे। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें एवं सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है, यानी ग्रीष्म मौसम में उगाई जाती है। आइए थोड़ा और भी देख लेते हैं कि आधारित फसल पद्धतियां। अब यहाँ पे दिया है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि जो धान की खेती है इनको शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाते। आपको पता है कि जहां भी धान होगा, अब धान को सही ढंग से उपजाने के लिए, यानी इसके फसल को सही ढंग से बनाने के लिए पानी की आवश्यकता है। अगर पानी कम रहेगा तो धान मोटाएगा नहीं, अगर मोटाएगा नहीं तो इसका पैदावार ठीक नहीं होगा। इसीलिए धान को हम लोग इनके बजाय वर्षा ऋतु में उगाते हैं। यानी धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है?
क्योंकि शीत ऋतु में उतना वर्षा नहीं होती है, इसलिए धान की खेती नहीं होती है, क्योंकि धान को चाहिए अधिक मात्रा में वर्षा। चलिए आज यहीं तक, आप फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। आज के लिए